अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। मुल्क में कोरोना के वार शदीद तर हो चले हैं। लॉकडाउन के बायस बेरोज़गारी में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में वज़ीर आज़म ने रोज़गार से महरूम होने वालों के लिए 12,000 रुपये फ़ी कस का ऐलान किया है। दरअसल हुकूमत इस वबाई सूरत हाल में भी मईशत का पहिया चलता देखना चाहती है। वज़ीर आज़म इसके लिए अमली इक़दामात भी कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने छोटे कारोबारी अफराद के लिए 50 अरब का इमदादी पैकेज भी मंजूर किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी आगे बढ़कर बेरोज़गारी रोकने के लिए ऐसे इक़दामात किए हैं। मीडिया समेत कारोबारी इदारों को मुलाजमीन ना निकालने की शर्त पर आसान कर्ज की स्कीम मुतारिफ कराई है। इस स्कीम से लाखों अफराद का रोज़गार महफूज हो जाएगा। दूसरी जानिब सूबे भी अपने तय हालात का मुकाबला करने में जुटे हैं, मगर इस सारी सूरत हाल में सियासी कशीदगी भी अरूज पर है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और दुश्मनाम तराजी का नुकसान सिर्फ अवाम को होगा। क्या हमारे हुक्मरानों को इसका इदराक है? सियासी महाज पर भी बड़ी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। शेख रशीद नैब को टार्जन कहकर टार्जन की वापसी की पेशन गोई भी कर रहे हैं, लेकिन शेख रशीद के बकौल अब की बार टार्जन सिर्फ शेर ही को लगाम नहीं डालेगा, बल्कि हुकूमत से जुड़े अफराद भी इसके शिकंजे में फंस जाएंगे। क्या ऐसा होगा? ये हैं वो मौज़ूआत जो आज के इनसाइट का हिस्सा हैं। मेरे साथ होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अनायत हुसैन और मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी इमरान खान। मगर आगाज़ गुफ्तगू डॉक्टर अनायत हुसैन से। डॉक्टर अनायत स्टेट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड बैंकिंग सुपरवाइजरी ग्रुप BSG की जिम्मेदारी इनके पास है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने का। आई एम वेरी ग्रेटफुल। डॉक्टर साहब, ये जो स्कीम है, पहले भी हम इस पर गुफ्तगू तो कर चुके हैं, अभी इसमें क्या पेशरफ्त है? कितने लोग इससे इस्तेफादा कर चुके हैं? नंबर क्या है? कितनी अमाउंट है जो जा चुकी है और कितने लोगों को ये फ़ायदा मिल चुका है? इसका ज़रा खदो खालिब ज़रा दोबारा हमें बताएं। जी, इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो 24 अप्रैल की है, यानी लास्ट फ्राइडे की। और 24 अप्रैल तक इस स्कीम के तहत 700 से ज़्यादा बिजनेसेस ने अप्लाई किया था बैंकों के पास। इन बिजनेसेस ने तकरीबन 65 अरब से ज़्यादा की रकम के लिए जो है एप्लीकेशन सबमिट की थी। और इन बिजनेसेस के पास कोई 5.5 लाख के करीब जो है वो एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करते हैं, जिनकी सैलरीज जो है वो फाइनेंस की जाएंगी इस स्कीम के तहत। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जिक्र किया आपने, इन तमाम लोगों को पैसे मिल गए? सब पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं इनको? जी, इसमें जो डिसबर्समेंट है वो तो सैलरी साइकिल के साथ होगी। और जैसे कि आपके नॉलेज में होगा कि ये स्कीम 3 महीनों की जो वेजेस हैं उसको कवर करेगी। तो इसके जो मैंने अभी आपको बताया कि 65 अरब के अंदर से 22 अरब रुपए के लोन सैंक्शन हो चुके हैं। यानी जैसे ही उनकी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज ड्यू होंगी तो वो इस 22 अरब में से वो सैलरीज उनको जो है वो पे होना शुरू हो जाएंगी। और जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। अच्छा, जो अभी आपने बात की है, इसी से ज़रा सिलसिला जोड़ते हैं कि इसकी कोई लिमिट तो नहीं है कि एग्जॉस्ट हो जाएगी, कि सर्टन अमाउंट है कि जब पैसे लिमिट को टच कर गया तो फिर नहीं होगा, बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से, या इतने लोगों को मिल गया तो उसके बाद उसके बारे में ज़रा बताएं। नहीं जी, ये आपने बैंकों को पहले से इन्फॉर्म किया हुआ है कि अभी हमने बैंक्स को लिमिट्स तो एलोकेट की हुई हैं हर बैंक को, लेकिन उसके साथ ही हमने उनको ये भी क्लैरिफाई किया हुआ है कि अगर किसी भी बैंक को इससे ज़्यादा लिमिट चाहिए होगी तो वो स्टेट बैंक के पास आ सकता है और हम उस लिमिट को बढ़ा देंगे। अच्छा डॉक्टर अनायत, यहाँ पे एक बात है कि ये तमाम कारोबार के लिए स्कीम है, इसमें कोई इस्तिस्ना, कोई एक्सेप्शंस के फ़लाने बिज़नेस को हमने नहीं देनी, ऐसी कोई मौजूद है कोई चीज़? और नहीं जी, ये तमाम कारोबार के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो एक्सक्लूड है। जैसे बैंक्स हो गए, तो बैंक्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस हैं उसको इससे फिनांस नहीं करवा सकते, लेकिन अदर दैन दैट बाकी सारे बिजनेसेस जो हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कीम के तहत। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा डायरेक्ट होकर मैं सवाल करूंगा, क्या मीडिया के लिए, क्योंकि वैसे भी देखा है ट्रेडिशनली बैंक्स वगैरह मीडिया को नहीं देते लोन्स वगैरह, तो मीडिया के लिए कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ कि अगर कोई बैंक कहे कि हम नहीं दे रहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या रिज़ल्ट है, और कोई ऐसी चीज़ इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है? जी बिल्कुल, इसमें मीडिया भी बोथ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों एलिजिबल हैं। और हमने बल्कि आपकी तरफ से कुछ लोगों ने हमें अप्रोच भी किया था और वो ये चाह रहे थे कि जो उनकी इनवाइसेस होती हैं, जो उन्होंने डिफरेंट बिजनेसेस को जो है वो इनवाइस इशू की होती हैं कि ये पेमेंट्स उनको आनी होती है, उसके अगेंस्ट भी बैंक्स जो है वो उनको फिनांस कर सकें। तो हमने वो भी उनको क्लैरिफाई किया और हमने बैंक्स को भी ये क्लैरिफाई किया कि जो रिसीवेबल्स हैं उसके अगेंस्ट भी ये स्कीम जो है वो अवेल की जा सकती है इसकी फैसिलिटीज़।
डॉक्टर साहब, प्रोग्राम करने से पहले जब मैं लोगों से बात कर रहा था, बातचीत भी हो रही थी, सर्वे भी हम लोगों ने करवाए, तो वहाँ पे एक शिकायत बड़ी तवातुर के साथ आ रही है कि बैंक की तरफ से डिलेज़ आ रहे हैं। कोई अगर जाता है तो बैंक कहते हैं फ़लाना कागज़ नहीं है। इसको एक्सपेडाइट करवाने के लिए 15 दिन की जो आपने लिमिट की है, उसको इंश्योर करने के लिए क्या मैकेनिज़्म है? जी, हमारे पास ये स्पेसिफिकली ये फीडबैक तो नहीं आया, लेकिन जब हमने ये स्कीम लॉन्च की थी 10 अप्रैल को, तो उसके बाद हमारे पास ये फीडबैक आया था कि जब बोरवर्स ने अप्रोच किया बैंक्स को, तो बैंक्स का जो अमला था ब्रांचेस में, उन्होंने उनको बताया कि हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में नहीं है। तो उसके बाद हमने जो है वो बैंक्स को ये स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया था कि आप अपनी ब्रांचेस को भी और उसके अलावा अपने कॉल सेंटर्स को भी, ताकि अगर कोई उनके कॉल सेंटर पे अप्लाई करे तो कॉल सेंटर में जो लोग हैं वो भी उनको प्रॉपरली गाइड कर सकें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ तक उन लोगों तक पहुँचाएँ। तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है और जो हमारे कॉल सेंटर्स पे और ईमेल्स वगैरह पे आ रहा है, अब इस शिकायत में तो काफ़ी हद तक कमी आ गई है। अच्छा, जहाँ तक डिले प्रोसेसिंग का ताल्लुक़ है, तो उसमें ऑलरेडी हमने जो स्कीम है उसके अंदर ही ये एक प्रोविज़न रखी हुई है कि बैंक्स ने 15 दिन के अंदर अंदर इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो अपना डिसीजन जो है वो देना है कि या तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। और अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसमें बहुत चंद एप्लीकेशन जो हैं वो बैंक्स ने रिजेक्ट किए हैं। तो हमारा ख्याल ये है कि इसमें मेजॉरिटी एप्लीकेशन जो हैं वो बैंक्स जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात हुई थी कि ओवरसी करना है, तो इसका कोई स्टेट बैंक की कोई जिम्मेदारी है कि 15 दिन मेक श्योर हो कि 15 से 16 ना हो जाए, 20-21 दिन ना हो जाए, तो 15 दिनों में ही हो जाए, उसका क्या तरीकाकार है? जी, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि हम वीकली बेसिस पे बैंक से रिपोर्ट मंगवाते हैं। तो जो हर फ्राइडे की रिपोर्ट है, जैसे पिछले फ्राइडे की जो रिपोर्ट थी वो हमारे पास सैटरडे को जो है वो बैंक्स इंफॉर्मेशन सबमिट कर देते हैं और उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि किस किस पार्टी ने जो है वो अप्लाई किया है इस स्कीम के तहत, किस दिन अप्लाई किया है और अभी उसका जो है वो स्टेटस क्या है, और वो हम उसको कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं उस पर प्रोग्रेस को। डॉक्टर साहब, जो अभी हमने बात की है इसको समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल केस अगर हम ले लें, आपने कहा कि 31 दिसंबर तक सारे क्लियर हों, सब चीज़ें हों, वो हो, लेकिन आपने माशी हालात देखे हैं पाकिस्तान के पिछले 2 साल से। अगर कोई कारोबार ऐसा है मीडियम साइज़ का जिसके 400-500 एम्प्लॉयज़ हैं, पिछले साल यानी सितंबर अक्टूबर से अगर डिलिंक्वेंट है, 4-5 पेमेंट्स उनकी रह गई हैं और वो उनका डिफ़ॉल्टर वाली कैटेगरी में आ गए, नहीं दे सके, तो वो क्यों महरूम रहे वो एम्प्लॉयज़? क्योंकि वो कारोबार देखें उस वक्त इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे। तो ऐसे कारोबार के लिए क्या है? जी देखिए, स्कीम में तो वो एलिजिबल है। इस स्कीम में हमने किसी भी बिज़नेस को जो है वो एक्सक्लूड नहीं किया और प्रिसाइसली इसी वजह से एक्सक्लूड नहीं किया जो आप कह रहे थे, क्योंकि इस स्कीम का बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि जो जॉब्स हैं लोगों की उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो एज़ फार एज़ एलिजिबिलिटी अंडर द स्कीम इज़ कंसर्न, उसमें तो कोई इशू नहीं है, वो हर बिज़नेस इसमें एलिजिबल है। लेकिन इसमें एक जो मसला होगा वो ये कि बैंक जो है वो रिलक्टेंट होगा आमतौर पे इस किस्म के बोरोवर को अकोमोडेट करने में। उसकी वजह यह है कि इसमें जो क्रेडिट रिस्क है वो बैंक ले रहा है। तो आल्दो इसमें जो फंड्स हैं वो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा बैंक्स को और उसके बाद बैंक ने वही फंड जो है वो आगे डिप्लॉय करने हैं। लेकिन इसमें जो क्रेडिट रिस्क है इन टर्म्स ऑफ कि अगर वो बोरोवर पैसे नहीं देता तो वो जो नुकसान है वो बैंक को उठाना पड़ेगा। तो बैंक्स ऑफ कोर्स जो है वो थोड़े से इसमें वॉचफुल होंगे इस तरह के बिजनेसेस को फर्दर लेंड करते हुए। अच्छा डॉक्टर नायत, ये जो स्कीम है इसका मकसद है ना एम्प्लॉयज़ को, यानी लोग निकले ना नौकरी से। अगर पुराने किसी खाते की वजह से बैंक के साथ जो पुराना रिलेशन है वो ठीक नहीं है, जो पेमेंट्स अगर रह गई है, ये चीज़ तो अलग होनी चाहिए। पैसा स्टेट बैंक का है, ये तो बैंक तो इंटरमीडिएरी है और बाकी देना है। और अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो तो इंतहाई लुक्रेटिव हैं कि कोई भी शऊर बंदा वो इसको तो फ़ौरन हाथों हाथ लेगा। तो पुरानी गलती या पुरानी मिस्टेक या पुराना जो चीज़ है जिसकी वजह से जिस वक्त इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई थे, उसकी सज़ा अभी एम्प्लॉयज़ को तो नहीं मिलनी चाहिए ना? जी नहीं, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इसमें ये नहीं है कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है और अगर वो बैंक को अपने कन्विंस कर सकता है। और इसमें ये भी होगा जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अब कम हो गए हैं तो बहुत सारे वो बोरोवर्स जो हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से परहैप्स पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, अब उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी पेमेंट कर सकें। और फिर एक और भी हमारी स्कीम है जिसमें डेफरमेंट ऑफ प्रिंसिपल और रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह का जो है हमने प्रोविजंस डाली हैं। तो बोरोवर इस तरह के जो बोरोवर्स हैं उस स्कीम से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो रेगुलर हो जाएंगे और रेगुलर बोरोवर्स के साथ में खड़े हो जाएंगे और उनके लिए दूसरी जो स्कीम्स हैं उनसे फ़ायदा उठाना भी मुमकिन हो जाएगा। डॉक्टर नायत, जो डेफरमेंट का भी आपने कहा है कि मौखर भी करवा लें, तो क्या जो डिफ़ॉल्ट वाले हैं वो भी इसमें करवा सकते हैं और डिफ़ॉल्ट क्या क्लियर हो जाएगा?
जी, उसमें हमने यही किया है कि वो सारे बोरवर्स जो 31 दिसंबर को रेगुलर थे, यानी अब मार्च में या अप्रैल में क्योंकि हालात इस तरह के हैं उसकी वजह से, जैसे आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने अपनी 3-4 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पे ना कर सके हों, तो वो भी एलिजिबल हैं। और अगर वो चाहें तो उसमें 2 तरह की ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि जो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो अपने बैंक को अप्रोच करें और उनको कहें कि हमारी जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है उसको आप डेफ़र कर दें 1 साल के लिए या उससे कम अरसे के लिए, जितना भी वो मुनासिब समझते हैं। और उसमें भी हमने 15 दिन की एक कंडीशन बैंक्स पे लगाई हुई है कि 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने फ़ैसला करना है, और वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस स्कीम के तहत 236 अरब के जो पेमेंट्स ड्यू थी इस साल, वो ऑलरेडी डेफर हो चुकी हैं 1 साल तक के लिए। अच्छा, इसमें भी हवाला आप दे रहे हैं 31 दिसंबर का कि 31 दिसंबर तक सब चीज़ क्लियर हो, लेकिन अगर कोई पहले से डिफ़ॉल्ट है, सितंबर अक्टूबर है, साल का पहले है, उस केस में क्या होगा? जी फवाद साहब, देखिए अगर वो दिसंबर से पहले है तो उसका मतलब ये है कि उस बिज़नेस के साथ जो है कुछ इश्यूज़ हैं जो फंडामेंटल नेचर के हैं। तो आमतौर पे इस तरह के बिज़नेसेस के लिए फिर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बैंक और बोरवर जो है वो आपस में बैठें और एक प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग स्केजुअल जो है वो तय करें, ताकि वो देखा जा सके कि उसके कैश फ्लोज उस बिज़नेस के क्या हैं। क्योंकि इस किस्म की आमतौर पे सिचुएशंस में फिर बैंक्स को जो है कोई राइट ऑफ्स वगैरह भी लेने पड़ते हैं। तो ये क्योंकि एक बड़ा फ़ैसला होता है और इससे बैंक्स के शेयर होल्डर्स भी इम्पैक्ट होते हैं और इनडायरेक्टली बैंक के जो है वो डिपॉजिटर्स भी इम्पैक्ट होते हैं। तो इस वजह से ये हमने बैंक और बोरवर के ऊपर छोड़ा हुआ है कि वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। अच्छा, इसी का एक ज़िमरन सवाल ये है कि क्या बैंक की कोई कैद है इसमें? किसी भी बैंक से करवा सकते हैं? अगर मेरा रिलेशनशिप एक बैंक से है जहाँ इतना मुनासिब भी नहीं है, मुझे एंटरटेन नहीं करता, लेकिन मेरा सारा अकाउंट सैलरीज उस बैंक में है, तो मैं जो कर्ज़ के स्कीम के लिए किसी और बैंक से अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, इस स्कीम के तहत तो आप किसी भी बैंक से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी एक बैंक के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो आप किसी दूसरे बैंक से अप्लाई कर सकते हैं, जिससे भी आप उसको कोई ऐसी सिक्योरिटी ऑफ़र कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो उस बैंक के लिए एक्सेप्टेबल हो। डॉक्टर नायत, रीपेमेंट के हवाले से पहले भी हम बात कर चुके हैं, वेबसाइट भी बड़ी तफसील से मौजूद है, लेकिन अभी जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके लिए भी, आसानी के लिए भी, रीपेमेंट में बड़ी आसानियाँ आप लोगों ने दी हुई हैं और 6 महीने का पीरियड है, उसके बाद 8 इंस्टॉलमेंट है। ज़रा रीपेमेंट प्लान के हवाले से बताएँ, और अगर हालात ख़राब रहते हैं और रीपेमेंट ना हो फिर क्या हो सकता है? जी, तो ये जो स्कीम है ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अप्रैल, मई और जून की जो सैलरीज़ और वेजेस हैं उनको पे किया जाए बिजनेसेस की। और तो ये स्कीम अवेल की जा सकती है अप्रैल, मई और जून तक के लिए। तो जून के बाद जो है इसमें 6 मंथ्स का ग्रेस पीरियड है, यानी दिसंबर तक, और उसके बाद इसकी रीपेमेंट जो है वो जनवरी से स्टार्ट होगी और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 8 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में। डॉक्टर साहब, आप पहले भी आए थे हमारे प्रोग्राम्स में, बात भी हुई थी कि जो लेबर इंटेंसिव जो हैं, जो सेगमेंट्स हैं, वहाँ पे करेंगे, लोगों को बेरोज़गारी से बचाना है। अब ईद आ रही है, उसके बाद बड़ी ईद भी, यानी तकरीबन अगस्त में आपकी बकरा ईद भी है, फिर अखराजात लोगों के, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करें? जी, देखिए फवाद साहब, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि ये अभी हम 3 महीने के लिए इस स्कीम को लेके आए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम कॉन्स्टेंटली जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, सिचुएशन को भी मॉनिटर कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि अगर हालात फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो इसी तरह के रहते हैं और इस सपोर्ट को फर्दर ऑगमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक और भी चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये स्कीम हमने लॉन्च की थी 10 अप्रैल को, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 22 अप्रैल को जो है हमने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी की हैं इन द लाइट ऑफ फीडबैक जो हमने रिसीव किया फ्रॉम बोरवर्स, फ्रॉम बैंक्स। तो इस स्कीम में हमने स्कीम को फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी उसमें प्रोवाइड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ये दी गई है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस जो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ अपने पॉकेट से पे करना चाह रहे थे, क्योंकि रमज़ान आ रहा था और उनका ख्याल था कि प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा और वो चाहते थे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है एडवांस सैलरीज़ पे कर दें, तो उनको भी हमने अकोमोडेट किया है कि अगर इस तरह के कोई बिजनेसेस हैं जिन्होंने एडवांस सैलरीज़ पे कर दी हैं तो बैंक्स वो सैलरीज़ रीइम्बर्स कर सकते हैं। सिमिलरली हमने ये भी अलाउ किया है कि अगर कोई वेंडर्स हैं जो कुछ बड़े कंपनीज़ के सप्लायर्स हैं तो वो उन कंपनीज़ की कॉर्पोरेट गारंटी के अगेंस्ट जो है वो ये फैसिलिटी जो है वो ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि जो बैंक्स का जो फ़ैसला है, अगर वो किसी को लोन नहीं देते, यानी एक तरह से वो जज बने होंगे ना कि इसको देना है नहीं देना, तो अगर वो ना दें किसी को,
तो उसके लिए अपील का कोई मैकेनिज़्म है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पैसा तो उसका है, यहाँ पे रोज़गार लोगों का बचाना है, बैंक के फ़ैसले के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं? अपील का क्या ज़रिया है? जी फवाद साहब, एक तो ऑटोमेटिकली जो है वो हम रिव्यू कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि हम बैंक से ईच एंड एवरी बॉर्वर की जो है वो डिटेल ले रहे हैं, और उसमें स्पेशली वो एप्लीकेशन जो बैंक्स रिजेक्ट करेंगे वो हमने उनको कहा है कि उसको एक तो वो रीजंस बताएंगे बॉर्वर को, और उसके साथ एक कॉपी हमें भी भेजेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें से कौन सी रीजंस जो हैं वो कोजेंट हैं। तो इस स्कीम के लिए भी और डेफरमेंट स्कीम के लिए भी जितनी भी बैंक्स में रिजेक्शंस हो रही हैं हम उनको बहुत केयरफुली देख रहे हैं, और कुछ केसेस में एक्चुअली हमने बैंक्स को रिक्वेस्ट भी की है और उन्होंने अपना जो डिसीजन है उसको रिवर्स भी किया। अच्छा डॉक्टर नायत, अभी हम गुफ्तगू में ना 2-3 दफ़ा हवाला भी दे चुके हैं लोन डेफरमेंट की स्कीम का। ये स्कीम भी स्टेट बैंक ने मुतारिफ करवाई है, लेकिन ये लोगों में इतनी पॉपुलर और इतनी रिस्पांस, जिस तरह आपसे भी बात हो रही थी, कि नहीं आया। तो ये कर्ज़ों के मौखर करने की स्कीम है, ये उसके बारे में ज़रा ख़ुद-व-ख़ाल बताएँ, ज़रा तफसीलात बताएँ, और इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं लोग? जी जो लोन डेफरमेंट स्कीम है वो बेसिकली बिजनेसेस के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि आजकल के जो हालात हैं उसकी वजह से अगर कुछ लोग जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पा रहे टाइम पे, तो वो अपने बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं, और उसमें दो ऑप्शंस हैं उनके पास। एक जो है वो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो ये है कि वो अपने बैंक को कहें कि मैं आप जो मेरी प्रिंसिपल की रीपेमेंट है उसको 1 साल के लिए डेफ़र कर दें, तो वो बैंक जो है उसकी प्रिंसिपल की पेमेंट को डेफ़र कर देगा 1 साल के लिए, आल दो उसमें जो मार्कअप है वो जो बॉर्वर है उसको मार्कअप जो है वो पे करना पड़ेगा। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्कीम जो है ये हर तरह के बॉर्वर्स के लिए एप्लीकेबल है। इसमें कॉर्पोरेट बॉर्वर भी शामिल हैं, कमर्शियल बॉर्वर्स भी शामिल हैं, एसएमईज़ भी शामिल हैं, और इंतहाई अहम ये है कि इसमें कंज्यूमर बॉर्वर्स भी शामिल हैं। तो अगर आपने जैसे गाड़ी के लिए कर्ज़ा लिया हुआ है, या आपने घर के लिए कर्ज़ा लिया हुआ है, या आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है और आप उसको पे ऑफ नहीं कर सकते, तो आप अपने बैंक को अप्रोच कर सकते हैं इस डेफरमेंट के लिए। अच्छा, इसका दूसरा जो पार्ट है स्कीम का वो ये है कि अगर आपके हालात इस बात की भी इजाज़त नहीं देते कि आप मार्कअप भी पे कर सकें, तो फिर आप बैंक को कहेंगे कि इस लोन को जो है वो आप रीस्ट्रक्चर कर दें। तो उसकी लोन की रीस्ट्रक्चरिंग में भी हमने कुछ आसानियाँ पैदा की हैं। मिसाल के तौर पे अभी अगर एक लोन जो है वो कोई आप रीपे नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कॉर्पोरेट बॉर्वर हैं और 90 दिन तक आप अपना लोन जो है वो रीपे नहीं करते इंस्टॉलमेंट यानी प्रिंसिपल या मार्कअप, तो वो लोन जो है वो क्लासीफाई हो जाता है, और एक बार जब वो क्लासीफाई हो जाता है तो एक तो बैंक के भी ऊपर हिट पड़ती है कि बैंक को उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, और फिर वो उस लोन के ऊपर जो वो मार्कअप होता है वो उसको अपनी इनकम में नहीं लेके जा सकता। और ऑफ कोर्स बॉर्वर के ऊपर ये हिट पड़ती है कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसका नाम डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट में आ जाता है। तो हमने बॉर्वर्स को भी और बैंक्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये किया है कि हमने वो 90 दिन का टाइम बढ़ा के 180 दिन कर दिया है। तो अब 180 दिन का वक्त जो है वो अवेलेबल है बोथ फॉर बैंक्स एंड देयर बॉर्वर्स, कि वो इस पीरियड के दरमियान कोई भी अपनी रीस्ट्रक्चरिंग टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर लें, और ड्यूरिंग दिस पीरियड हमने ये भी कहा है कि बॉर्वर्स को जो है कि लोन जो है वो क्लासीफाई नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जो वेजेस वाली स्कीम है उसमें बिल्कुल कोई इनएलिजिबिलिटी नहीं है। तो ऑल्दो अगर आप डिफ़ॉल्ट में भी हैं और 31 दिसंबर को भी डिफ़ॉल्ट में हैं, तो तब भी आप एलिजिबल हैं उस स्कीम के तहत कर्ज़ा लेने के लिए। लेकिन ये जो डेफरमेंट वाली स्कीम है इसमें इसमें ये एलिजिबल, इसमें एक क्राइटेरिया है कि 31 दिसंबर 2019 को आपको जो है वो आप एक रेगुलर बॉर्वर होना चाहिए, क्योंकि इस स्कीम का बुनियादी मकसद ये था उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए जिनके कैश फ्लोज इम्पैक्ट हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से। डॉक्टर नायत, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाना है। आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी शामिल हैं स्टेट बैंक की तरफ से, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वहाँ पे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी पे बड़ी शदीद तनकीद हुई। पहले था कि स्टेट बैंक बड़ा रिलक्टेंट है इंटरेस्ट रेट कम करने में, हॉट मनी की बात थी, 13.25% पे हमारा इंटरेस्ट रेट था, दुनिया में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट में इसका शुमार था। फिर उसके बाद जब कम भी किया था तो 50 बेसिस पॉइंट कम किया था, लेकिन अब कोरोना के बाद अब बड़ा एग्रेसिवली उसको किया है। तो शुरू में क्या रिलक्टेंस थी, और अभी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि मज़ीद ये कम होगा, तो इंटरेस्ट रेट रिजीम के हवाले से ज़रा बताएं। जी वास्तव देखिए, रिलक्टेंट तो हम कभी भी नहीं थे, और हमने हमेशा, अगर आप हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट्स देखें तो हमने हर बार ये कहा है कि जो पॉलिसी रेट है वो डिटरमिन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो आपने देखा कि आप पहले भी कह चुके थे कि जैसे ही इन्फ्लेशन जो है वो नीचे जाना शुरू होंगी, या जैसे ही
हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अबाउट द फ्यूचर इन्फ्लेशंस वो नीचे जाना शुरू होंगी, तो हम पॉलिसी रेट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। तो आपने देखा कि जैसे इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आई, आपने देखा कि फरवरी के बाद मार्च की जो इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो खासे कम हुए, सब्सटेंशली 10.2% इन्फ्लेशन थी। और अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल में और उसके बाद मई और जून में और इन्फ्लेशन के नंबर जो है वो कम होंगे। तो उसकी बेसिस पे हमने पॉलिसी रेट को भी अकॉर्डिंगली सब्सटेंशली रिड्यूस किया है। तो इसमें पहले भी हम इसी तरह ही तैयार थे और हम अभी भी यही कह रहे हैं कि वी आर रेडी टू टेक एक्शन जैसे जैसे जो है हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और जैसे जैसे सिचुएशन जो है वो इवॉल्व होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है जो आजकल मार्केट में बड़ी है कि लोग कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, आप नोट छाप लें। अब ये नॉन इकोनॉमिस्ट हैं जिनको मईशत की समझ नहीं है, सादा और आम फहम अल्फाज में, आप स्टेट बैंक से ताल्लुक़ है, बता दें कि नोट छापने में क्या क्या कबाहतें हैं। जी देखिए, नोट छापने का मतलब ये है कि लोगों के पास नोट तो आ जाएंगे, लेकिन देखिए वो नोट जो है वो उसी उतने ही की वैल्यूएबल है जितनी वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास 100 रुपये है और जो चीज़ आप ख़रीदने जा रहे हैं उसकी कीमत 100 रुपये है, तो आप एक आइटम ख़रीद सकेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपके पास पैसे जो है वो 400 रुपये हो गए, लेकिन उस चीज़ की कीमत अगर 800 रुपये होगी तो आप एक चीज़ भी वो नहीं ख़रीद सकेंगे। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कैश इन इटसेल्फ उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो परचेजिंग पावर है उस कैश के साथ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नोट छाप लेंगे तो आपकी करेंसी की जो है वो परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी, तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, उससे आपकी जो है एक्सचेंज रेट उस पर ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, लास्ट में डॉक्टर इनायत, ये जो कोरोना का जो पूरा हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है जो हमने बनाया है उससे टैकल करने के लिए माशी तौर पर अभी तक सूरत हाल काबू में लग रही है, लेकिन ये अगर सूरत हाल मुसलसल जारी रहती है, मज़ीद बिगड़ती है, तो हम लोग यानी तैयार हैं इसके लिए? जी हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और हमारा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह जो है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं और इसी तरह बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। तो जहाँ हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, एट द सेम टाइम वी आर रेडी कि अगर सिचुएशन जो है फर्दर डिटेरियोरेट होती है तो हम जो है वो फर्दर जो हमने एक्शंस लेने हैं चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, वो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी इमरान खान हमें ज्वाइन करेंगे। इमरान खान से जो पॉलिटिकल सूरत हाल डेवलप हो रही है उस पर भी जानेंगे, कुछ अंदर की खबरें भी इनसे जानेंगे। इमरान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, ये सियासत में एक दफ़ा फिर गर्मा गर्मी शुरू हो गई है, वफाक और सिंध, और बयानात का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कल भी बिलावल भुट्टो के जो बयानात थे, फिर पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी और इस दफ़ा सिंध हुकूमत की तरफ से भी बाकायदा एक फ़ौज है जो दोनों तरफ से जारी है। तो इसके पीछे क्या 18वीं तरमीम है या कोई और वजह है? देखिए, 18वीं तरमीम ख़त्म हो नहीं सकती। वो तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, और 2/3 अक्सरियत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि PMLN या पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं मिल जाते। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बजाय इसके कि इस पे बात करें, उनको चाहिए कि बड़े आराम से जाके वो मरियम नवाज़ साहिबा से या ख्वाजा आसिफ साहब से या मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बात कर लें और उन्हें कहें जी कि हमने इनको वोट नहीं देना, इस बात पे हमें कंसेंसस कर लेना चाहिए। तो ये उल्टे भी लटक जाए हुकूमत तो वो उसके अंदर तरमीम कर नहीं सकती। तो उस पर शोर मचाने की सवाए इसके कोई ज़रूरत नहीं है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों उस पर सियासत करना चाह रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, देखें, हमने इस पेंडेमिक से भी कुछ नहीं सीखा, दुनिया ने इससे सीखा है। दुनिया ने इसको प्रायोरिटी के तौर पे लिया है और लोगों की फ़िक्र उनको आई है। हम इसमें भी सियासत कर रहे हैं। अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि इमरान खान इस तरह के स्टेप्स ले जिससे आम आदमी को मार पड़े और उससे इकॉनमी इतनी डाउन हो जाए कि जब इस पेंडेमिक से हम निकल जाएं तो उसके बाद भी इमरान खान कोई डेवलपमेंट ना कर पाए, उसके पास पैसे ना हो, मईशत की बुरी हालत हो, तो फिर हम ये कहें कि इसने कोई काम नहीं किया और कोरोना में भी कोई काम नहीं किया, लिहाजा अब हमें आप हुकूमत करने का मौका दें। तो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं। इसी तरह हुकूमत भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। वो सिंध के लत्ते लेती है, जहाँ पे मुराद अली शाह ने या सिंध गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं उनको अच्छा कहने की बजाय उनके साथ खराबा करती है। तो ये एक दो तरफा लड़ाई है। मेरे ख्याल में इस लड़ाई की गुंजाइश नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने की बजाय अगर ये काम करें तो करने के लिए काम बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, अब इमरान, कोई छेड़ देता है, दूसरा उसका जवाब देता जवाब है। पे इस शिकवा, दफा ये जवाब पे पहल पीपल्स शिकवा पार्टी चल ने रहे की हैं। है। लेकिन ये आज दो सारा बातें दिन आपने आप की हैं, इस पे हुकूमत वन को बाय देखते वन। रहे हैं। इमरान, मैं चाहूँगा कि आपसे बात करें। आपने कहा कि 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है, जारी बात है, तरमीम है, आइन में करनी है। लेकिन आप देखें, जब सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाना था, नंबर्स नहीं थे, नंबर अचानक पूरे हो जाते हैं, तो विल चाहिए होती है। इसी तरह जब एक लेजिस्लेशन इस साल के शुरू में आई थी जहाँ पे एक्सटेंशन वाला मामला था, वहाँ पे तो 300 से भी ज़्यादा वोट, यानी इमरान खान को क्या वोट मिले होंगे जो उधर वोट मिले हैं। तो जब कंसेंसस होना होता है तो पता नहीं गैर मरई क़ुव्वतें आ जाती हैं, क्या हो जाता है, ज़मीर जाग जाता है सबका, तो वो तो हो ही जाती हैं। और 18वीं तरमीम के बारे में अब तवातर के साथ एक बयानिया डेवलप हो रहा है। देखिए, बड़ी सादी बात है। सादिक संजरानी का मामला खुफिया बैलेटिंग में था, उधर लोगों ने मुंह काला कर लिया और पता भी नहीं चला, मुंह पे निशान भी नहीं पड़ा। इसी तरह जो ये वाला मामला है आईनी तरमीम वाला, इसके अंदर पता चल जाएगा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में सबकी मर्जी थी, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो मैं ये कह रहा हूँ कि PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने दोनों ने खुशी से वोट किया है। अगर वो 18वीं तरमीम में भी दोनों खुशी से वोट करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते तो PTI तो चाहे उल्टी भी लटक जाए इसको पास नहीं कर सकती। नहीं, अब क्या 18वीं तरमीम सिर्फ PTI करना चाह रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करना चाह रही है और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हल्के बड़ी सीरियसली सोच रहे हैं कि ये काम ठीक नहीं हुआ, इसको दुरुस्त होना चाहिए। और देखिए, पूरी 18वीं तरमीम की तो कोई बात नहीं कर रहा। अब असद उमर रह हैं, आज शिबली फराज ने भी कहा है, और कोविड-19 का कह रहे हैं कि कोविड-19 की जो सारी जो हमारी फ़ाइट है वो कह रहे हैं 18वीं तरमीम उसके आड़े आ रही है। जो हेल्थ है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसमें वो कह रहे हैं कि मखसूस जगहों पर वो करनी है तरमीम। देखें, उससे वफाक का रोल बड़ा कम हो गया था बहुत सारी चीज़ों में, और ये कोई आसमान से उतर के आई हुई तरमीम नहीं है, इंसानों ने की है। तो जब उसके अंदर उनको लगेगा कि ये चीज़ हमने की थी, एक नई सिचुएशन और डेवलपमेंट आई है, उसमें तब्दीली की गुंजाइश है तो कर लें तब्दीली, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, अगर इसके ऊपर सियासत करनी है तो ये बहुत गुंजाइश है कि आप इसके ऊपर सियासत कर सकते हैं, और वो हो भी रही है। अच्छा, दूसरी अब आ जाते हैं नैब की जो ऑर्डिनेंस है, जो अब नया उसमें जो 6 महीने लैप्स हो गए तकरीबन आ गए, अब उसमें दोबारा से हुकूमत अपोजिशन आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें क्या आपको नज़र आ रहा है? और शेख रशीद का आज बयान कि नैब का जो टार्जन है उसकी वापसी होगी और दो तरफा एहतसाब, यानी दोनों तरफ अब सख्त एहतसाब होने जा रहा है। देखिए, नैब के बारे में जो अब मुसवदा मार्केट में है, जो आपने और मैंने पढ़ा है, उसके मुताबिक तो ये टुथलेस हो जाएगा और ज़्यादा। ये वो मुतालबात हैं जो PMLN और पीपल्स पार्टी करती रही है। करप्शन रोकने के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि आप पुराने लोगों को पकड़ पकड़ के सजा दें, आप करप्शन होने ही ना दें। हर महकमे में अच्छे लोग लगा दें, वो अपने अपने महकमे का ख्याल रखें, अपने अपने लोगों का ख्याल रखें, 2 नंबरियाँ ना होने दें, मेरिट को लेकर आएँ, तो वैसे ही करप्शन कम हो जाती है। और अगर आपके वज़ीर अच्छे हैं तो वजारतों में भी वो करप्शन नहीं होने देते। तो करप्शन को रोकने के और 100 तरीके हैं। अगर एक हुकूमत चाहे कि करप्शन इस मुल्क में हमने कम करनी है या नहीं होने देनी, तो हुकूमत बहुत हद तक ये काम कर सकती है बगैर किसी बड़े इदारे के। अब मामला ये है कि इस पेंडेमिक के बाद पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ये मेरा सोचना है, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने महफूज रखा है बहुत बड़ी मुसीबत से। जो यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम महफूज रहे हैं। तो हम इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा एतमाद साजी का माहौल चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा पैसा मार्केट में चाहिए, और वो पाकिस्तान में ज़्यादा पैसा ग्रे एरियाज़ में है, यानी उसका हिसाब किताब नहीं दिया जा सकता। तो मेरे ख्याल में नैब का प्रेशर इस वक्त बिल्कुल हटा देना चाहिए, ताकि जिन लोगों के पास जिस तरह का भी पैसा पड़ा हुआ है वो निकालें और इस मौके से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि रेवेन्यू तो पाकिस्तान कमाएगा। तो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी है, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मुसीबत भी है, आजमाइश भी है, लेकिन हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी में बदलती जा रही है, तो इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अच्छा इमरान, आपने अब जिक्र किया कि जो करप्शन है वज़रा करते हैं, उसको रोकना भी है। मुसवदा जो है वो तो शहजाद अकबर कह रहे हैं कि जी स्पेकुलेशन है, असल तो नहीं है। लेकिन जो करप्शन है, जो आपने कहा वज़रा करते हैं, अभी एक तब्दीली हुई है वजारत इत्तलात में, आपने भी अपने यूट्यूब में उसकी अंदरूनी वजूहात भी बताई और पूरा तफसील से आपने जिक्र भी किया। और आज शेख रशीद कह रहे हैं कि जी आगे शिबली फराज है और पीछे पर्दे के पीछे बाजवा साहब होंगे। तो क्या ये सिर्फ करप्शन का नैरेटिव था या ये पहले से ही फैसला है ना? देखिए, ये तो नहीं है कि एक हटा गया और फिर प्रॉपर प्लान के साथ, यानी शिबली फराज और जनरल आसिम बाजवा, जिनका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा था, और शिबली फराज का भी कहीं से नाम नहीं था, तो ये अचानक तो नहीं होगा, सोची समझे मंसूबे के तहत ये हुआ है।
देखिए, अचानक नहीं हुआ, ये चीज़ें तय की जा रही थी। इमरान खान साहब को दूसरी ऑप्शंस चाहिए थी। आपको याद होगा जनरल राहील शरीफ साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन जर्नैल थे। आज भी अगर आप किसी गांव में या किसी दूर दराज इलाके में जाके पूछें तो कई लोग अभी भी कहते हैं कि आर्मी चीफ कौन है, उनसे वो कहते हैं जी राहील शरीफ। ट्रकों के पीछे अभी भी बाजवा साहब की फ़ोटोज़ नहीं आई। बाजवा साहब ज़रा लो प्रोफाइल में रह के काम करते हैं, उसके लिए बाजवा साहब खुद भी एक वजह है कि वो अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जाते जानबूझ के। लेकिन राहील शरीफ साहब एक ब्रांड बन गए थे और उस वक्त इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि एक वॉर एंड टेरर चल रही थी और उसके अलावा कुछ मुशर्रफ साहब के दौर की वजह से आर्मी जो है वो डीमोरल भी थी, कुछ उनकी मकबूलियत में कमी भी थी। दुनिया भर में कोई फ़ौज अपने मुल्क में लड़ रही हो ना जब, तो वो बहुत गैर मकबूल होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये उल्टा हो गया कि अपने मुल्क के अंदर एक फ़ौज लड़ रही थी, एक जंग लड़ रही थी और वो इंतहाई मकबूल हो गई थी। उसके पीछे एक आदमी था और वो आदमी नहीं था, वो साइंटिस्ट था। उसका नाम है आसिम सलीम बाजवा। ये इस काम में बड़े माहिर आदमी हैं। इमरान खान साहब को और उनके साथियों को ये लगता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है इमरान खान, और जितनी इनकी प्रोजेक्शन होनी चाहिए वो हो नहीं रही, उल्टा काम नेगेटिव जा रहा है। तो उनको एक साइंटिस्ट चाहिए था। उन्होंने कहा वो आदमी आजमाया हुआ भी है, उसने काम बेहतरीन करके दिखाया है और पूरे मुल्क में शुक्रिया राहील शरीफ करवा दिया था, तो हम उनकी खिदमात ले लेते हैं। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक सवाल जो आपका सिलसिला एक वैसे ही बना हुआ था कि ठीक है गलत है, ठीक है गलत है, वो भी मुंह बंद हो गए सबके। तीसरा जो है वो इमरान खान साहब को एक इंस्टीट्यूशनल इनपुट जो है वो बड़ी क्विकली मिल जाएगी। और एक फ़ायदा इसका ये हुआ कि शिबली फराज साहब साथ आ गए, तो जो पार्टी के अंदर नाराज़गियाँ थी कि फिरदौस आशिक अवान तो वो मुंह ही नहीं है जो हमारी पार्टी का है, वो फेस ही नहीं है जो हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो अब बाकायदा एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा फेस आ गया है जो पीटीआई का लगता है। तो ये दो चार काम इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अब जैसे आप जनरल बाजवा की आपने बात की, आसिम बाजवा की, तो ज़ाहिर बात है पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी थे, उनकी किताब में भी उन्होंने बड़ी मावनत की। उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी थे वहाँ पे, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी भी थे। फिर उसके बाद राहील शरीफ का ISPR का जो रिफॉर्म है आपने कहा वो किया उन्होंने। लेकिन आखिर में सदर्न कमांड, क्योंकि बलूचिस्तान में भी वो रहे हैं, तो उसके लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लास्ट असाइनमेंट थी। और अभी CPEC अथॉरिटी जो लास्ट उनकी थी, तो चाइना और ये सारी चीज़ें, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में तो जनरल बाजवा को कि इतना बड़ा जो चैलेंज उनके सामने है, उस पर सबसे मेन चीज़ क्या होगी? देखें, मैंने एक चीज़ को नोट किया है और ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है। ये सारे कोर कमांडर्स बड़े तगड़े होते हैं और बड़े बंझे हुए होते हैं, ये वैसे ही नहीं लग जाते। लेकिन मैंने ये गौर किया है कि जिसको भी रावलपिंडी में लगाते हैं ना, वो बहुत सख्त गीर आदमी होता है, उसमें लचक नहीं होती, क्योंकि उसने इंडिया को टैकल करना है आज़ाद कश्मीर से लेके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान तक और कारगिल तक। ये बड़ा मजबूत असाब का आदमी होता है और बड़ा सख्त गीर आदमी होता है जिसको यहाँ पे लगाते हैं। ये रावलपिंडी का रिकॉर्ड है। और जो सबसे समझदार आदमी होता है, जो बड़ा मामला फहम होता है और चीज़ों को बड़े तरीके से चलाता है और बड़ा पढ़ा लिखा और हिस्ट्री को, सारी सिचुएशन को, जोग्राफिया को बहुत बेहतर समझता है, ये बलूचिस्तान में कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के बंदे को कोर कमांडर भेजा जाए, ऐसे जर्नैल को। तो ये दो जगह वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ से बलूचिस्तान से जो भी आता है वो बहुत मंजा हुआ जर्नैल होता है, ये बात ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह आपने कहा सदर्न कमांड का, क्योंकि अब तो जो पहले तो कोयटा की कोर होती थी, अब सदर्न कमांड करके पूरी कमांड दे दी है, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं वापस सियासत की तरफ। अब सियासत में फिरदौस आशिक का जो जाना है, तो ये क्या पहला कतरा है या कड़ी है? अब मज़ीद तब्दीलियाँ भी होंगी, क्योंकि अभी चीनी और आटा की रिपोर्ट और फिर जो फॉरेंसिक्स भी आ जाएंगे, वहाँ पे भी है, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, IPPs की रिपोर्ट, यानी सियासत तो बड़ी गर्म होने वाली है। तो क्या तब्दीलियों की एक लाइन लगेगी? फिरदौस आशिक अवान को अगर कोई ओहदा ना दिया, मेरी इतला के मुताबिक उसको पंजाब में एडजस्ट करेंगे। उस्मान बुज़दार साहब का मज़ीद बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं शायद। अगर उनको पंजाब में एडजस्ट ना किया या किसी ओहदे पे उनको ना रखा फिरदौस आशिक अवान को, तो याद रखिएगा ये औरत रेहाम खान बनने में देर नहीं लगाएगी और मैं आपको कह रहा हूँ एक दिन साबित हो जाएगा। चलें देखते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जो क्लीशेड जो टर्म है। अब आ जाते हैं, आपने उस्मान बुज़दार साहब की बात की, पंजाब की। अब गुज़िश्ता 2-3 माह से हम देख रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं, चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और फ्रंटल होकर आप सब चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ था चीफ सेक्रेटरी पंजाब का, आज़म सुलेमान साहब को बड़े फ़ैन फेयर के साथ लेकर आए थे, IG भी तब्दील हुए थे, तीसरे चीफ सेक्रेटरी थे, लेकिन बड़ा एकदम अचानक उनको वापस भेज दिया गया, जहाँ से आए थे वहीं सेक्रेटरी दाखिला लग गए। लेकिन ये क्यों हुआ और क्या उस्मान बुज़दार उनसे खुश नहीं थे? प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? छोटा सा जवाब है इसका।
अगर वो छोटा सा जवाब आपको मैं दूं तो इमरान खान साहब को चाहिए कि बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी को बदलने के बजाय, जहां उन्होंने 4 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, IG 6 बदल दिए, दर्जनों सेक्रेटरीज बदल दिए, एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर बदल के देखें, शायद तब्दीली आ जाए। चलें, अच्छा जिस तरह आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, फ़िलहाल तो देखें उनको तो बैकिंग फुल है। इमरान खान ने कहा कि जी मैं तो उनके साथ ही हूँ। कल मेरे प्रोग्राम में शेख रशीद थे, उन्होंने कहा कि जब मैंने इमरान से बात की तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे। तो ये तो बड़ा उस मामले में तो क्लैरिटी है। अब एक और इस तरह कंट्रोवर्शियल चीज़ जो एक आ रही है, जो अब जो भी टारगेट कर रहा है वो आज़म खान साहब को, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। पहले फवाद हसन फवाद का बड़ा नाम था कि जी नवाज़ शरीफ के बड़े क्लोज़ और सब चीज़ें उधर ही, फिर आज़म खान साहब का बड़ा कलीदी किरदार। अभी भी फिरदौस साहिबा भी ब्लेम कर रही हैं आज़म साहब को। इससे पहले जहांगीर खान तरीन ने आकर पब्लिकली कहा कि आज़म खान की वजह से हो रहा है। तो वहाँ पे भी क्या यही चीज़ सूरत हाल है? अच्छा, आज़म खान के बारे में ना मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब एक आदमी से कुछ लोगों को तकलीफ़ होना शुरू हो जाए और उन लोगों को तकलीफ़ होना शुरू हो जाए जिनका कोई अपना रिकॉर्ड इतना अच्छा ना हो, तो समझें वो आदमी ठीक है। फिर ठीक है जी, यानी आपका दूसरा ये है कि वो सरकारी अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो तो इमरान खान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते ना। तो वो तो इमरान खान ही ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने ओहदे पे बरकरार रहेगा। इमरान खान उनसे खुश नहीं है। इमरान खान साहब उन पे कुछ हद तक तो इन्हिसार करते हैं जी। और ख़ासकर जब इससे पहले वो KP में थे, चीफ सेक्रेटरी थे KP खैबर पख्तूनख्वा। इमरान खान साहब के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशन तब से ही बना हुआ था उनके पास। परवेज़ खटक के साथ वो थे, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ उस वक्त से भी थे। तो वो भी एक पुराना भी एक असर है। देखें, वो इमरान खान के काबिल एतबार आदमी हैं, पुराने आदमी हैं, उनके साथ काम करते रहे हैं। अगर वो इमरान खान साहब की ऐसे लोगों से जान छुड़वाना चाह रहे हैं तो उनकी लिस्ट में ज़रूर उस्मान बुज़दार का नाम भी होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और चीज़ जो आपने बात की, जिससे हमने बात की सेंटर की भी, पंजाब की भी। अब तेज़ी से नज़र आ रहा है कि टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं। अब जिस तरह आसन बाजवा साहब आए हैं तो वो भी एक टेक्नोक्रेट हैं। ज़्यादातर इन्हसार टेक्नोक्रेट्स पे, आप कैबिनेट की कंपोजिशन देख लें, मेजॉरिटी ऑफ द महकमे जो हैं वो वहाँ पे टेक्नोक्रेट्स हैं। तो ये सियासी लोग हैं, वो क्या करेंगे फिर? मेरे ख्याल में इमरान खान एक तजर्बा करके देख रहे हैं, उसको करने दिया जाए। पॉलिटिकल लोग इमरान खान साहब के पास जब जाते हैं ना तो उनको बड़ी सख्त मायूसी हो रही है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि ये लोग डिमांड्स इनकी अजीब अजीब होती हैं, ज़ाती फ़ायदे, मफादात, ये चीज़ें। तो इमरान खान साहब को जो सियासी एक लॉट है उससे बड़ी मायूसी हुई है। उन्होंने अपने नंबर्स पूरे करने के लिए सिर्फ ये मिनिस्टर रखे हुए। उनका बस चले तो वो बहुत सारे मिनिस्टरों को फारिग करके टेक्नोक्रेट्स ही लें और उनसे ला के काम लें। ये उनकी मायूसी है जो उनकी कैबिनेट में झलकती है कि जो लोग इलेक्टेड हैं उन्होंने अपने मफादात और फ़ायदों को शायद ज़्यादा फोकस किया है। और जहाँ तक बात है ना इमरान खान की, तो याद रखिएगा कि उसका अपना ज़ाती लालच कोई नहीं है। ये बात बिल्कुल शोर शाट है। जो बंदा उसके साथ ठीक चलेगा वो 5 साल भी चल सकता है, और जो नहीं चलेगा वो मजबूरी के तहत तो उसको साथ चला लेगा, लेकिन जब मौका मिलेगा जान छुड़ाएगा। जहांगीर खान तरीन अब पिक्चर से आउट हो गए। अलीम खान एक दफ़ा फिर वापस आ गए, पंजाब में सीनियर वज़ीर के तौर पर आ गए। फूड का महकमा भी उनको मिल गया। तो जहांगीर खान तरीन JKT की कोई वापसी या कोई रप्रोशमा हो जाएगा? अभी कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। और ख़ासकर जो रिपोर्ट्स हैं, अगर उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया तो फिर तो कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई गुंजाइश नहीं, अगर हो उसमें गई, रिपोर्ट में वो मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराए जा रहे। मेरे पास इसकी खबर है, मैं आपको दे रहा हूँ। जहांगीर तरीन साहब उसमें से बच जाएंगे। तो फिर अगर उनको जानबूझकर किसी ने ना फंसाया तो जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक वो बच जाएंगे, अगर डॉक्यूमेंट वही रहे तो। लेकिन इमरान, अब पिछले 1 महीने से जो इंक्वायरी रिपोर्ट की बेसिस पे जो उनके साथ हो गया, तो वो काफ़ी नहीं है कि यानी अगर इस तरह हो गया और फिर अगर इस रिपोर्ट में अगर वो निकल जाएंगे तो मैं उस दिन कह भी ये रहा था तो फिर कौन फंसेगा? कि जहांगीर तरीन के साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये है। देखिए, नाम इसी तरह का आएगा, गोलमोल आएगा, कानूनी पकड़ नहीं हो सकती। यानी सारे ही जिम्मेदार सिस्टम। सब्सिडी देने वालों की होगी, लेने वालों की थोड़ी होगी। जखीरा अंदोजी करने वालों की होगी, चीनी बनाने वालों की थोड़ी होगी। और अगर कोई उस नेक्सेज ये पकड़ देते हैं तो वो लोग तो डील करते हैं पर्चियों के अंदर। आपको पता है उनका करोड़ों अरबों का कारोबार पर्ची पे होता है, क्रेडिट के ऊपर होता है, ज़बानी कलामी होता है। वो बैंकों में और अकाउंटों में तो डील ही नहीं करते। तो FIA कहाँ से लेकर आएगी बैंक रिकॉर्ड?
जिस ट्रांजैक्शन को वो पकड़ेगी, तो ऐसा इनको मिलेगा ही कुछ नहीं। और जिस तरह आपने, क्योंकि आपकी खुद भी बड़ी अच्छी स्टडी है शुगर पे, पूरा जो क्राइसिस आपने बड़ा अच्छा कवर भी किया, और जिस तरह अफगानिस्तान की बात आ रही है कि जी वहाँ पे एक्सपोर्ट हुई नहीं, वहाँ पे तो एलसीज भी नहीं खुलती, कैसे पकड़ेंगे? चीज़ें काफ़ी ग्रे एरियाज़ में हैं। फॉरेंसिक इसी वजह से था कि स्टॉक्स देखेंगे वहाँ पे कितने मौजूद हैं, गलत बयानी तो नहीं हुई। इन चीज़ों में तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। देखें, आप जब किसी मुजरिम को सज़ा देते हैं ना, तो आपकी सबसे पहली जो उसके पीछे रीज़न होती है वो ये होती है कि आइंदा मैंने ये जुर्म नहीं होने देना इस मुल्क में या इस माशरे में। अगर तो आपने वाकई आप चाहते हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चीनी सस्ती मिले, तो आप चीनी की इंपोर्ट के ऊपर से बैन उठा लें, लोगों को इजाज़त दें वो बाहर से लेकर आएँ। ये आपकी शुगर मिलें खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। जो किसान गन्ना लगाते हैं वो कपास लगाएंगे, कपास पानी भी कई गुना कम चूसेगी। आपकी 2-4 लाख लोगों की नौकरी जाएगी सिर्फ जो शुगर मिलों में काम करते हैं, लेकिन 40-50 लाख लोगों की नौकरी आएगी जो टेक्सटाइल में काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने अगर इसमें से कुछ अच्छा करना है तो ये कर ले, सज़ा नहीं दे पाएंगे वो किसी को, कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब कुछ सहाफ़ी है, पता चला है कि वो पैगंबर भी बनते हैं, पैगंबर बनते हैं कि एक का पैगाम दूसरे को पहुंचाते हैं, करते हैं। तो बड़ी सर शहबाज शरीफ बातें कर रहे हैं कि उनको 2 सहाफ़ी पैगाम लेकर आए कि आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। वो तो कैबिनेट अपनी बना रहे थे। तो ये इसमें कुछ, क्योंकि आप भी उस ज़माने में बड़ा कवर कर रहे थे, देख रहे थे, कुछ हकीकत लगती है या आप ये बस वैसे ही आफ्टर थाट है? वो सहाफ़ी आए ना सामने, आके बताएं जनाब मैं पैगाम लेकर गया था और ये पैगाम लेकर गया था। ये सवाल भी अब शहबाज शरीफ साहब से कोई नहीं पूछेगा। मौलाना साहब का सबने मिलकर नाटका बंद कर दिया था, तारिक जमील साहब का, जब उन्होंने सच बोला था। उन्होंने तो सच बोला था, झूठ थोड़ी बोला था। तो उनको तो ये तंग करना शुरू हो गए थे सारे मिलके। तो अब जवाब दें ना, कौन से वो 2 सहाफ़ी हैं जो फ़ौज से पैगाम लेकर गए और जाके शहबाज शरीफ को दे रहे हैं जनाब आप वज़ीर-ए-आज़म हैं और आपकी ये काबीना आप बना लें? वो कौन से इतने तुर्रम खान सहाफ़ी हैं जो लेके शहबाज शरीफ को पैगाम गए थे? अब बताएं अपने नाम भी, या सहाफ़ियों को जाइए जाके शहबाज शरीफ से पूछें, तो या कहें शहबाज शरीफ को कि आप झूठ बोलते हैं, हम ऐसे बंदे नहीं हैं। अच्छा, अब शहबाज शरीफ जब वापस आए हैं और बड़े अचानक वापस आए, जो आखिरी अवेलेबल फ़्लाइट थी, बड़ा ड्रामाई सिचुएशन थी, तो आ रहे हैं, फिर उसमें था कि नहीं आएंगे, आएंगे, फिर पहुंच गए वो। उसमें क्या कोई पैगाम था उनको मिला? फिर आकर बिल्कुल चुप हो गए आप, वो उस तरह की वो बात ही नहीं है। अभी दोबारा काफ़ी इस लेवल पे भाई पैगाम कोई नहीं मिलते, इस लेवल पे असेसमेंट होती है। उनकी असेसमेंट थी कि शायद मेरा जाना मेरा फ़ायदेमंद होगा। वो बहुत बड़ा इस्तकबाल भी सोच रहे थे कि लाहौर एयरपोर्ट पे मेरा होना चाहिए, तो वो इस्तकबाल भी नहीं बन पा रहा था। काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे। मरियम भी राज़ी नहीं थी कि उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे जाएं, क्योंकि मियाँ साहब खुद नहीं गए थे मरियम को एयरपोर्ट पे लेने के लिए और नवाज शरीफ साहब को लेने के लिए। तो उनको शहबाज शरीफ साहब को ये लगा कि ये मौका है कि मैं कह दूँगा कि कोरोना की वजह से मैंने इस्तकबाल कैंसिल करवा दिया है, वरना मुझे तो लाखों लोग लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहे थे। और दूसरा, मैं इस मौके से फ़ायदा उठा के जाऊँगा तो लोग मुझे सर पे उठा लेंगे और मैं पूरा सूबा चलाऊँगा और मुल्क को अपने मुताबिक। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये पेंडेमिक कितना खौफनाक है। इमरान खान के सामने जब ये सिचुएशन रखी गई तो इमरान खान ने हंसते हुए कहा था कि ये 1-2-4 दिन में खड़े नहीं हो जाता, ख़त्म भी नहीं हो जाएगा, ये अभी चलेगा, इसको आने दो। शहबाज शरीफ साहब अगर उछल कूद करना चाहते हैं, आप ईजी होकर अपना काम करें, ये खुद ही बैठ जाएंगे। और वो वाकई बैठ गए, बैठ नहीं गए बल्कि चुप गए हैं। जी, लेकिन डेंगू वाला सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट थी, वहाँ पे बड़े मुतहरक थे, चीज़ें थी, वहाँ पे ना कवर भी हो गया था। लेकिन कोरोना, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि डिफरेंट सिनारियो है। अब कोरोना का जो पाकिस्तान का रिस्पांस है, जो दोस्त देखें मेरी बात सुने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को कॉल है कि कोई भी वबा जो है वो 72 दिन से ज़्यादा नहीं चलती। डेंगू पे जब शहबाज शरीफ ने काम शुरू किया तो 1.5 माह हो गया था उसको। ये तकरीबन कोई 2 माह का एक स्पैम आता है डेंगू का, 1.5 से 2 माह ये मच्छर आता है, ये काटता है, डेंगू होता है, ये मच्छर चला जाता है। शहबाज शरीफ साहब को पहले दिन ये पता चल गया था कि ये मच्छर चला जाएगा, इस तारीख को ये मच्छर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मौसम बदल जाएगा। तो उन्होंने इसकी इतनी ज़्यादा कंपेन की, इतनी ज़्यादा कंपेन की, उनको पता तो चला ही जाएगा। और जब वो चला गया तो उसका क्रेडिट अल्टीमेटली उनको मिलना ही था, वो उनको मिल गया। उनकी एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल असेसमेंट थी। अब कोरोना जो है ये वबाई नहीं है मर्ज, ये मैन मेड वायरस लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला जितने भी वायरस बनाते हैं वो सीज़न के साथ ख़त्म हो जाते हैं, वो सीजनल होते हैं। ये सीजनल नहीं है, ये गर्मी में भी रहेगा, सर्दी में भी रहेगा, ये बरसात में भी रहेगा, बहार में भी रहेगा। तो इसको ख़त्म अपना तरीके से होना है। तो शहबाज शरीफ साहब गलत असेसमेंट करके आ गए थे कि ज़्यादा गर्मी होगी, ये ख़त्म हो जाएगा, मैं जाके शोर शराबा करूँगा, ख़त्म होगा क्रेडिट। लेकिन नहीं, वो क्रेडिट ले नहीं पाए। ठीक है इमरान अली सर, आपने बात की ना कि मैन मेड, इस पर तो पूरी बहस चल रही है। अमेरिका और चीन के मुकाबले हैं, कुछ कहते हैं पॉसिबल है, नहीं है, पूरी डिबेट है। देखें जब ये क्लियर होंगी चीज़ें तो हमें भी पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मौजूद थे मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी इमरान खान। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू की, सियासत की भी बात हुई और आपने उनके एनालिसिस और व्यूज़ सुने। ये तो था आज का प्रोग्राम इनसाइट।
कल मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।